हाँ जी बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा किस तरह का होता है? दो तरह। कौन कौन सा? प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। अब आज बच्चों हमने पढ़ना है पॉपुलेशन एंड सैंपल। लिखे शाबाश। पॉपुलेशन एंड सैंपल। ठीक है जी। पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज हैविंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। The collection of all the observation या values having some common characteristics and under study. And under study. इस डेफिनेशन में तीन बातें हैं। कौन कौन सी? अच्छा। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या है? हमारे नजदीक पॉपुलेशन का मतलब आबादी है, लेकिन जिसने स्टैट पढ़ी है उसको पता है कि पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ आबादी नहीं है। ये किसी अनपढ़ इंसान के लिए तो मतलब हो सकता है पॉपुलेशन का आबादी, लेकिन जिसने स्टैट पढ़ी है उसको पता है कि पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ आबादी नहीं है। तो समझ आ गया? आज से पहले हमें पॉपुलेशन का क्या मतलब पता था? आबादी। आज के बाद पॉपुलेशन का मतलब आबादी नहीं। ये बात याद रखनी है आप। वो कहता है कोई भी चीज पॉपुलेशन हो सकती है जिसमें तीन बातें हो। कौन कौन सी? ठीक है जी। ऑल ऑब्जर्वेशन हो, मतलब ये है कि अगर एक भी ऑब्जर्वेशन मिस होगी तो पॉपुलेशन नहीं होगी। क्या लिखा हुआ वर्ड? ऑल। ऑल मींस सारे। एक भी मिस हो गई तो सारी नहीं है, वो पॉपुलेशन नहीं। दूसरी बात क्या है? उन सारी वैल्यूज में कॉमन करेक्टरिस्टिक हो, तो बात समझ आएगी। और तीसरी बात क्या है? वो अंडर स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में एक बंदा आता है, वो कहता है सर जी मैंने ना इस क्लास में बेंच काउंट करने कितने पड़े हुए। अब वो बेंच काउंट करना शुरू कर देता है। अब आप कहते हैं यार ऐसे भी काउंट कर लें, तो क्या उसका मकसद एसी काउंट करना है? वो क्या काउंट करने आया है? तो उसके लिए क्या फोकस है इस वक्त? एसी फोकस उसका नहीं है। यहां तक की बात सुन लगी। ये आप कहते हैं कि यार इस तरह करो, ये लाइटें भी काउंट कर लो, तो लाइटें काउंट करना शुरू कर देगा। उसका फोकस क्या है? बेंच। इस वक्त अंडर स्टडी क्या चीज है? अच्छा, वो काउंट कर रहा है, एक आधा छोड़ दिया उसने, और तमाम बेंचों में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं? अब बोलो सही। बेंच और एसी में कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक? यहां तक की बात लगी। अच्छा, अगले दिन वो आता है, वो कह रहा सर जी मैंने ये एसी काउंट करने हैं। आप कहते यार बेंच भी काउंट कर ले। तो अगले दिन क्या हुआ? तो उसका फोकस बेंच नहीं है, फोकस क्या है उसका? अच्छा, वो आधे काउंट करेगा, आधे छोड़ देगा। क्या करेगा? सारे काउंट करेगा। और तमाम एसीओ में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है? तो पहले दिन उसके लिए पॉपुलेशन क्या थी? बेंच। अगले दिन पॉपुलेशन क्या है? इसका मतलब है एक वक्त में एक कमरे में कई पॉपुलेशन हो सकती है। नहीं बात समझा रही? तो पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ आबादी नहीं।
पॉइंट ये है कि आप इस वक्त करना क्या चाहते हो, वो बताएगा कि पॉपुलेशन क्या है। समझ आई? अब एक दिन वो बच्चा फॉर्म लेके आता है, वो कह रहा सर तमाम बच्चों के ना फोन नंबर लिखवाने हैं। आपको वो पेपर देता है, आप उस पर अपना नाम और फोन नंबर लिखना शुरू कर देते हो। अब एक भाई कहता है यार सर मेरा तो फोन नंबर नहीं है, ब्लड ग्रुप लिख दूं, है तो चलेगा काम? क्यों? ब्लड ग्रुप का क्या चार्ट डालना है उसने, मैसेज करना है तो ब्लड ग्रुप पे मैसेज चला जाएगा। तो समझ आ गई बात? तो सर मेरे पास फोन ही नहीं है, ना सिम है, ना मैं क्या करूं, मुझे घर वालों ने फोन अलाउ ही नहीं किया। तो मैं ऐसा करता हूं अपनी उम्र लिख देता हूँ। हाँ जी, गुजारा हो जाएगा। अच्छा जी, अगले दिन वो बंदा आया, वो कह रहा सर इन सब बच्चों के ब्लड ग्रुप चाहिए, तो कल को अगर इमरजेंसी हो तो इनमें से किसी का अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको कॉल कर सकें। तो अब सबको फॉर्म देता है, फिल कर दो। अब एक बच्चा कह रहा सर मुझे तो मेरा ब्लड ग्रुप पता ही नहीं, मैं अपनी उम्र लिख देता हूँ। हाँ, गुजारा हो जाएगा। तो अब पॉपुलेशन क्या है? ब्लड ग्रुप। पहले पॉपुलेशन क्या थी? तो समझ आ रही है? तो एक वक्त में एक कमरे के अंदर कई पॉपुलेशन हो सकती हैं। पॉइंट ये आप करना क्या चाहते हैं, तो समझ आ गई है? ब्लड ग्रुप के डाटा में फोन नंबर नहीं चल सकता, और फोन नंबर के डाटा में ब्लड ग्रुप नहीं चल सकता। लॉजिक समझ आ रही है? तो कॉमन करेक्टरिस्टिक होना जरूरी है। और बोलो तो सही। अच्छा जी, अब सैंपल की डेफिनेशन लिखें। सैंपल की डेफिनेशन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ठीक है जी? हाँ, डेफिनेशन क्या है जी? रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब सिंपल ये नहीं लिखा हुआ ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, क्या लिखा हुआ है? मतलब पॉपुलेशन का हिस्सा होना जरूरी नहीं है। क्या होना जरूरी है? रिप्रेजेंट करना जरूरी है। लॉजिक समझ आई सबको कि नहीं आई? ठीक है जी? अब इसकी एग्जांपल देखते हैं बच्चों। फर्ज करो क्लास में 100 बच्चे थे, हमने 100 बच्चों का टेस्ट लिया। कितने बच्चों का टेस्ट लिया? 100 में से 2 बच्चों ने टॉप किया, 100/100 नंबर लिए। 80 बच्चों ने एवरेज मार्क्स लिए, 50 नंबर या 55 नंबर लिए, और 18 बच्चे फेल हो गए। कितने बच्चे फेल हो गए? 18 बच्चे फेल। ठीक है जी? अब हमारे कॉलेज में कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आया, उसने कहा आप कैसा पढ़ाते हैं, हमने जरा आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चेक करनी है। तो हम किस बच्चे को भेजेंगे? टॉपर। ऐसी? तो बोलो तो सही। किसी की और कोई राय है तो बताओ। टॉपर को भेजेंगे ना? क्या टॉपर पॉपुलेशन का हिस्सा नहीं है कि नहीं है? क्या टॉपर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता? आवाज नहीं आई, ऊंची बोलो। नहीं करता। ठीक है? ये जो पूरी क्लास बाजमात होकर जवाब दिया ना, इससे पता चलता है पूरी क्लास करप्ट है। आप सारे करप्ट हैं। एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो ईमानदार हो आप में से। ईमानदारी से दोबारा सोचो, क्या ये जो बच्चे टॉपर हैं ये कॉलेज की एजुकेशन की वजह से टॉपर है? दिल पे हाथ रखे जरा जवाब दो। नहीं है। क्या ये जो इन्होंने टॉप किया 100/100 टीचर की मेहनत की वजह से किया? बोलो बोलो बोलो। अगर इन 2 बच्चों ने टॉप किया टीचर की वजह से, तो ये 18 बच्चे किसकी वजह से फेल हुए फिर? टीचर की वजह से।
सोचो तसल्ली से, है कि नहीं? क्या ये 18 बच्चे यतीम है? आपके मुताबिक तो यतीम है, बल्कि आपके मुताबिक तो 98 बच्चे यतीम है, इनका कोई वाली वारस नहीं। ऐसे ही है। ये दो बच्चे पॉपुलेशन का हिस्सा तो हैं, लेकिन ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। तसल्ली से सोचो। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं। अगर टीचर ने मेहनत की होती तो फिर, अब टीचर ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल भी नहीं की। अगर टीचर ने बिल्कुल मेहनत ना की होती तो मेजोरिटी बच्चे फेल होते। मेजोरिटी बच्चे फेल तो नहीं है, सिर्फ 18 बच्चे फेल हुए। नहीं समझ आ रही? अब बोलो तो सही। तो क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले बच्चे कौन से, जिन्होंने एवरेज मार्क्स लिए? वो है असल बच्चे जो क्लास का रिजल्ट बताएंगे कि क्लास में पढ़ाई कैसी हुई है। नहीं बात समझ लगी? किसी भी क्लास का रिजल्ट 100% नहीं होता। दुनिया में किसी भी क्लास का रिजल्ट 100% नहीं होता, लेकिन क्लास की मेजोरिटी बता रही होती है कि क्लास में क्या हुआ। नहीं समझ रही? ये जो दो टॉपर हैं, कि ये टीचर की वजह से टॉपर है? नो। इनका अपना बैकग्राउंड नॉलेज ऐसा होगा जिसकी वजह से वो आराम से टेस्ट में पास हो जाते हैं। और समझ आई है कि नहीं आई? मेरी, लेकिन हजरत इंसान का मसला ये है कि ये हमेशा टॉपर को देखती है कि टॉपर किस कॉलेज का है, उधर जाकर एडमिशन लेना। आपने आज तक ऐसे ही फैसले किए हैं? ऐसे किया ना? मैट्रिक भी ऐसे ही किया आप, एफएससी में भी दाखिला इसी बेस पे लिया था कि फलां कॉलेज आना है, क्यों? टॉपर होते से। तो आज देखो नतीजा ये निकला, ना डॉक्टर बन सके, ना इंजीनियर बन सके, सब सीए में आ गए। और फैसले कैसे किए कि टॉपर किस कॉलेज है? किप्स में पढ़ना है, पंजाब कॉलेज में पढ़ना है, सुपीरियर में पढ़ना है, जीसी जाना है, तो सारे मगरों इतने बैठे हैं। ठीक है जी। तो आप लोगों ने कभी ईमानदारी से जिंदगी में फैसले कोई नहीं किए। तो जब आप लोग ईमानदारी से फैसले नहीं कर सकते तो सियासतदानों से आप क्या तो करते हैं? आप तो खुद ईमानदारी से फैसले नहीं करते। जबकि बचपन में आपको पढ़ाया गया था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आपने कहा पता नहीं, बस किताबों में ही लिखा है। हमने पंजाब कॉलेज ही जाना है, क्यों? गोल्ड मेडलिस्ट, बोर्ड टॉपर उसका है। तो अगर 10,000 बच्चा पंजाब कॉलेज में चला जाए तो सारे टॉप कर जाए। लेकिन पंजाब कॉलेज ने कभी फेल होने वाले बच्चों की लिस्ट जारी की? नहीं की। तो उसने हमेशा कौन सी एड लगाई है कि बोर्ड में फला फला पोजीशन आई है हमारी? वो फेल होने वाले बच्चों का तो जिक्र ही कोई नहीं, वो तो यतीम थे। नहीं बात सुन लगी? और किप्स वाले क्या करते हैं? टॉपर को बताते हैं कि फला फला बच्चा हमारा डॉक्टर बन रहा है, इंडी टेस्ट में इतनी पोजीशन मारी है। और जो हजारों बच्चा उनसे पढ़ के फेल हुआ, वो किधर है? कोई नहीं बता रहा। तो ऐसे ही है। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है। तो बच्चों, वो पॉपुलेशन का हिस्सा तो है, लेकिन वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंट नहीं करते। यही बात हजम होगी। अब जरा देखो, पाकिस्तान में सबसे बड़ा कमाई का जरिया क्या चीज है? बोलो 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 बोलो। माशाल्लाह मुताला पाकिस्तान आप लोगों ने पढ़ी हुई है, एग्रीकल्चर। ऐसी है। और एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो और वो पार्लियामेंट में बैठा हो। और बोलो तो सही। क्या इमरान खान गंदम काश करता है? नवाज शरीफ की कोई जमीन है?
जरदारी कपास बीजता है? तो बोलो तो सही। कोई ऐसे किसान देखे आपने पार्लियामेंट, कोई एक ऐसा किसान जो आपको याद हो? तो पाकिस्तान की 70% इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे। और 1% बंदा भी नहीं है पार्लियामेंट में। तो समझ आ रहे हो? तो पार्लियामेंट में बैठे जो बंदे बैठे हैं वो नुमाइंदे हैं किसके? पाकिस्तान के। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा काम क्या है? एग्रीकल्चर। और उनमें एक भी बंदा एग्रीकल्चर का नहीं है। और आप समझते हो कि वो पार्लियामेंट में जो बंदे बैठे हैं वो सैंपल है? असल ग्राउंड रियलिटी वो रिप्रेजेंट नहीं करते। तो समझ आ रही बात है? अच्छा, पाकिस्तान में मेजोरिटी पॉपुलेशन शहरों में रहती है कि देहातों में? आवाज नहीं आई। देहातों। और माइनॉरिटी शहरों में। और जितने मीडिया चैनल हैं ये कहाँ पे हैं? शहरों में। किसी ने गांव में कोई प्रोग्राम होते देखा? मेजोरिटी पॉपुलेशन के मसले क्या हैं, कभी चैनल वाले उधर पहुंचे ही नहीं। और चैनल पे जो चल रहा होता है वो देहातों का मसला ही नहीं है। अब स्टॉक एक्सचेंज से देहातों का कोई लेना देना है? स्टॉक एक्सचेंज की खबरें रोजाना मिलती हैं आप। तो बात समझ आ रही कि नहीं? पॉइंट यह है कि 99% जो आपके पास न्यूज आती हैं वो इररिलेवेंट है। ठीक है? तो बात समझ लगी कि नहीं लगी? 99% न्यूज जो मीडिया चैनल पे चलती है वो क्या है? इररिलेवेंट है। क्योंकि पाकिस्तान की मेजोरिटी का वो मसला ही नहीं है। तो बोलो तो सही। तो मसला है स्टॉक एक्सचेंज से आज तक आपका किसी का पल्ला पड़ा? स्टॉक एक्सचेंज किसी का पल्ला नहीं पड़ा। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज सुबह दोपहर शाम हर घंटे में चलती। भी आपके लेने देने नहीं है वहां से। जो 70% लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना है? कख भी नहीं। तो इसका मतलब है कि जो मेजोरिटी न्यूज चैनल पे चलती है असल में वो मसले तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन के है ही नहीं। तो जैसे आपने मुझे कहा सर इसको भेज दें, ऐसे ही मीडिया वाले कर रहे हैं, ऐसे ही पॉलिटिशियन कर रहे हैं। वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सिलेक्ट करने वाले लोग ही ऐसे हैं। नहीं समझ आ रही बात? तो बोलो तो सही। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने देखा हो कि कोई काश्तकार जो था, जो किसान था, वो कभी प्राइम मिनिस्टर बना हो? 1947 से लेके 2024 तक। और आप हकीकी आजादी के चक्रों में पड़े हुए हैं। ऐसे ही है। तो बोलो तो सही। सब ड्रामेबाजी है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला का कसूर है। ऐसा है कि हम सोचते ही ऐसा है। हमें लगता ही वो है कि जिस कॉलेज का टॉपर होगा ना एडमिशन उधर ही लेंगे। क्योंकि हमने सारी जिंदगी फैसले ऐसे किए। ठीक हो गया? तो बच्चों इसलिए जो सैंपल की डेफिनेशन है ना वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सैंपल की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा हुआ है पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अगर तो लिखा होता पार्ट ऑफ पॉपुलेशन तो ये टॉपर भी सैंपल बन जाता। टॉपर भी क्या बन जाता? जबकि लिखा क्या हुआ है? जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले बच्चे टॉपर नहीं है, एवरेज है। और समझ आइए बात है? आगे नोट करें बच्चों। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? रियल पॉपुलेशन और हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन।
रियल पॉपुलेशन कौन सी होती है जी? द पॉपुलेशन विच कंसिस्ट ऑफ रियल डाटा। अब रियल डाटा कौन सा होता है? द डाटा विच एग्जिस्ट इन रियलिटी इज कॉल्ड रियल पॉपुलेशन। ठीक है जी। अब बच्चों एग्जांपल देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 2023 में पंजाब में कितनी गंदम हुई थी, तो डाटा रियल है कि फर्जी किस्म का डाटा है? रियल है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको? मिलेगा। तो बोलो तो सही। 1992 के वर्ल्ड कप का डाटा मिल जाएगा? रियल है क्या हाइपोथेटिकल है? आप तो पैदा नहीं हुए थे, आप तो मुकर भी सकते हैं। सर हम तो तब थे भी नहीं, पता नहीं जीते भी आने के नहीं जीते। हमने तो मुताला पाकिस्तान में पढ़ा है और हमें नहीं लगता कि मुताला पाकिस्तान में कुछ सच लिखा था। तो ज्यादा 92 का वर्ल्ड कप भी बस बातें ही है। हाँ भाई। और रियल है कि नहीं है? आप ये कह सकते हैं कि साढ़े साढ़े पैदा होने से पहले नहीं गला ने, तो जो चीज हमने देखी नहीं उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। तो बोलो तो सही, रियल है कि नहीं? तो इसके लिए आपका देखना जरूरी कि आपसे नहीं देखा देखा तो परदादा भी नहीं, लेकिन होएगा कि नहीं होएगा? तो बोलो तो सही। परदादा नहीं देखा तो सोचा ही नहीं ऐसी, दादे को पूछांगे। और ठीक है, तो फरिश्ते होते हैं देखे थे नहीं, लेकिन होते हैं कि जो नहीं देखा वो उस पर यकीन नहीं है। अब बोला तो सही है। तो क्लियर है? दूसरी पॉपुलेशन कौन सी है? हाइपोथेटिकल। The set of all possible outcomes, the set of all possible outcomes of a statistical experiment, the set of all possible outcomes of a statistical experiment is called hypothetical population. The set of all possible outcomes of a statistical experiment is called hypothetical population. अब मतलब क्या है? कॉइन कभी टॉस किया आपने? कॉइन जब टॉस करते हैं तो एडवांस में पता होता है हेड आएगा कि टेल आएगा? तो समझ आइए। तो बच्चों जब कॉइन टॉस करते हैं तो दो में से एक आउटकम तो आएगा, लेकिन क्या वो आउटकम आ चुका है? नहीं आया। तो जो आउटकम आना है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? तो बोलो तो सही। वो नहीं करता। वो क्या है? वो फ्यूचर में आएगा। लेकिन आपको पता है कि आउटकम टोटल कितने हैं? तीसरा नहीं हो सकता। कॉइन हवा में खड़ा नहीं हो सकता। समझ आ रही है कि नहीं? इतने आपने मैचेस देखे हैं, कभी आज तक ऐसा हुआ हो कि टॉस किया हो, ना हेड आया ना टेल आया, कॉइन आके बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया? आज तक ऐसा हुआ है? तो बोलो तो सही। नहीं है। ठीक है। तो आउटकम कितने हैं? कोई तीसरा आउटकम नहीं हो सकता। मतलब आपने कॉइन टॉस किया हो तो थले ही ना आया हो, उतना ही रह गया। कैसा हुआ आज तक? नहीं। तो क्लियर है? तो अगला आउटकम क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन टोटल आउटकम क्या होंगे ये तो पता है। नहीं समझ आई? तो ऑल पॉसिबल आउटकम आपको पता है क्या? नहीं पता। अब लूडो का दाना रोल करें, कितने आउटकम आएंगे? 6 या 7वां भी कोई है? कितने आउटकम होते हैं? तो वो जो कहते हैं वारी सड़ गई, वो फिर क्या होता है? 7वां आउटकम तो है फिर इसका मतलब। तो बोलो तो सही।
वो आपने बनाए हुए हैं। टोटल आउटकम है कितने? 6। 7वां तो पैदा कर लै कि थले डिगा तो वाड़ी सड़ गई। नहीं, ये चवल मार रहे हैं आप, अगले बंदे की वारी खा रहे हैं। ऐसा कोई आउटकम नहीं होता। समझ आ रही है? तो तो डाइस रोल करेंगे तो 6 आउटकम है, 7वां कोई आउटकम नहीं हो सकता। तो अगला आउटकम कौन सा आएगा ये नहीं पता आपको, लेकिन टोटल आउटकम पता है। और समझ आ गई बात है? तो बच्चों वो टोटल आउटकम जो आपको पता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। अब ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में आंसर आएगा। तो इसका मतलब है जब तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे वो रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर है? कॉइन जेब में है, निकाला ही नहीं तो हेड आ जाएगा। हेड आने के लिए क्या करना जरूरी है? टॉस करना जरूरी है। तो समझ आएगी बात? ठीक है जी। तो ये जो हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है ये पॉसिबल आउटकम है किसके नतीजे में? एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में। जब तक वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे आउटकम नहीं आना। तो बात समझ आइए। अच्छा, ये एसिड और बेस को मिलाएं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, ये आउटकम आपको वहां से पता है। और जब भी एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनना है? सॉल्ट एंड वाटर ही बनना है, इसके अलावा कुछ बनना है? इसके अलावा कख नहीं बनना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम आपको पता है कि एक ही होना है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम आपको पता है एक ही है, दूसरा आउटकम है ही नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही है? जिसमें डिफरेंट आउटकम आ सकते हैं। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। लेकिन एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनना है। उसका आउटकम एक ही है, दूसरा आउटकम है ही नहीं। कभी ऐसा हुआ हो कि सॉल्ट एंड वाटर ना बनाओ, एसिड और बेस रहते रहते खड़े रहे, मिक्स ही नहीं हुए? हुआ कभी ऐसा? तो हम तो केमिस्ट्री लैब से किसी ने बढ़ नहीं देता, बड़ी शक्ल दस रही हैं सर, केमिस्ट्री के लैब में कभी गए ही नहीं, किताबों में पढ़ा था बस। अगर गए होते तो नमक खा के चेक कर लेते कि बना भी है कि नहीं बना। हमें तो मौका ही नहीं मिला है। बाकी गए हो केमिस्ट्री लैब में? नहीं ना गए? सच्चे हो? जेरे गए ना झूठ बोल देना। मैट्रिक में गए थे कि एफएससी में गए थे? ना मैट्रिक गए ना एफएससी टिके, पैसे उन्होंने पूरे ले। ये लाते हैं थोड़े। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों अगली डेफिनेशन है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट क्लियर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। कांस्टेंट क्या चीज होती है? द वैल्यू विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टाइम और कंडीशन। द वैल्यू विच डज नॉट चेंज with the change in time or condition। ठीक है जी। एग्जाम्पल, पाई की वैल्यू क्या दिया है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? स्पीड ऑफ लाइट, प्लांक्स कांस्टेंट, मैस ऑफ अर्थ, याद आया कुछ कुछ? ये सारी चीजें आपने कहाँ पढ़ी हैं? फिजिक्स में पढ़ी। कांस्टेंट की डेफिनेशन क्लियर बच्चों? और वेरिएबल, द वैल्यू विच चेंजेस विद द चेंज इन टाइम और कंडीशन।
the value which changes with the change in time or condition is called variable. Example, height. Height क्या है? कैसे? Weight, number of students in a class, समझ आई बात? Age, volume, ठीक है जी? Number of houses in a city, temperature, ठीक है जी? Eye color, IQ level, taste. अभी आई कलर कैसे वेरिएबल है? सुबह कोई और कलर होता है, दोपहर को लेंस लगा लेते हैं, रात को फिर लेंस उतार देते हैं। हाँ, अगर आई कलर कांस्टेंट होता तो क्या मतलब होता? सारी दुनिया में तमाम लोगों का आई कलर क्या होता? सेम होता। तो हम मानते कि कांस्टेंट। क्या सारी दुनिया के तमाम लोगों का आई कलर सेम है? तो फिर ये क्या है? क्या पाई की वैल्यू पाकिस्तान में कोई और इंडिया में कोई और है? क्या कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ भाई, और समझ आ गया सबको कि हर चीज का टेस्ट सेम होता है? नहीं, तो क्लियर है? क्या बिरयानी आइसक्रीम की तरह लगती है? बोलो सही, ठीक है? अच्छा जी, वेरिएबल की डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? अब आगे वेरिएबल की टाइप्स नोट करें। वेरिएबल की दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी? क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल वो होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी नंबर की जरूरत ना हो। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी नंबर की जरूरत है ना हो, उसको हम कैटेगोरिकल डाटा भी कहते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल का दूसरा नाम क्या है जी? कैटेगोरिकल डाटा या कैटेगोरिकल वेरिएबल। जैसे हम किसी चीज की कैटेगरी बनाते हैं तो कैटेगरी नंबर की बेस पे होती है? नंबर की बेस पे तो नहीं होती। अब बोलो तो सही, मेल और फीमेल की कैटेगरी ये नंबर की बेस पे है? मेल 2 नंबर, ऐसे कोई नंबर लगता है?
अब बोलो तो सही। वो कहते तो हैं वो 2 नंबर इंसान है, वो फिर क्या होता है? तो जो 2 नंबर है वो नंबर को शो नहीं कर रहा। समझ आ रही बात? अच्छा, क्वालिटेटिव डाटा की एग्जांपल है बच्चों आई कलर। सोचो, आई कलर के लिए नंबर की जरूरत है? टेस्ट के लिए, जजमेंट के लिए, करेक्टर के लिए, इन चारों बातों को एक्सप्लेन करना हो तो नंबर इस्तेमाल होगा। कि बिरयानी आज 3 नंबर है, और बोलो तो सही। आई कलर 7 नंबर है। तो इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कभी नंबर की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ये वेरिएबल ऐसे हैं जिनको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाइट के लिए नंबर इस्तेमाल होगा कि नहीं? वेट के लिए, मतलब अगर हम कहें ये बहुत वजनी है तो अगले बंदे को बात समझ आ जाएगी, बहुत वजनी है। अब बात समझ आ जाएगी? नहीं। क्या करना पड़ेगा अल्टीमेटली? नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब आप दुकान पे जाएं और दुकानदार को चीनी दो, वो पूछेगा कितनी? थोड़ी जी। कितनी? बस थोड़ी सी दे दो। अब थोड़ी सी से क्या मुराद है? दुकानदार कभी भी समझ नहीं पाएगा। उसको अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? कोई नंबर बताना पड़ेगा, तो उसको बात समझ आएगी। समझ आई बात? तो कुछ चीजों को बयान करने के लिए क्या चाहिए? नंबर। और कुछ चीजों को बयान करने के लिए कोई नंबर नहीं चाहिए। हजम? अब बच्चों ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है ना, इसके आगे 2 कैटेगरीज है। एक है नॉमिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। नॉमिनल और ऑर्डिनल। नॉमिनल जो होता है ना, उसमें मैक्सिमम 2 ऑप्शन हो सकती है, जैसे गुड बैड, पास फेल, ऐसी है। बीच वाली कोई स्टोरी नहीं होती। लेकिन ऑर्डिनल में स्टेप बाय स्टेप चेंज आता है। जैसे ग्रेड है, वैसे बता दिया गया पास है या फेल है, लेकिन पास होने में फिर आगे कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? भाई ग्रेड क्या है तुम्हारा? ए आया है, बी आया है, सी आया, डी आया। तो जो ग्रेडिंग है वो ऑर्डिनल स्केल है। कौन सा है जी? ऑर्डिनल। तो लगी? या आपने देखा होगा किसी रेस्टोरेंट पे जाए ना, तो वो आपको एंड पे जाके फीडबैक देते हैं, फीडबैक फॉर्म देते हैं, सर फिल कर दें कि टेस्ट कैसा था, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, बैड। तो उसने क्या किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारे फेजेस बताइए होंगे। ये नहीं लिखा होगा गुड या बैड, कि इन दोनों में से कोई एक चूज करें। तो पॉइंट समझ लग गया? तो जब वो आपको स्केलिंग करके दे रहा है तो बेसिकली वो ऑर्डिनल स्केल यूज कर रहा है। कौन सा यूज कर रहा है? और ये कौन सा है? नॉमिनल। और ये ऑर्डिनल। समझ आ गई सबको? बच्चों क्वांटिटेटिव लिख लिया आपने? क्वांटिटेटिव डाटा को न्यूमेरिकल डाटा भी कहते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा को क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल। फिजिक्स में बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। वो सॉल्व होते ही उस वक्त थे जब नंबर होते थे। अगर न्यूमेरिकल में नंबर ही ना हो तो सॉल्व हो ही नहीं सकते। तो ठीक हो गया। अब बच्चों जो न्यूमेरिकल है ना, उसके आगे 2 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल।
और लिखिए जी, बोलो सही। तो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या है बच्चों? द वेरिएबल विच कैन एग्जिस्ट ऑन एनी वैल्यू, मतलब इसमें नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन। जैसे हाइट है, किसी भी डिविजिबल फ्रैक्शन पे हो सकती है कि नहीं हो सकती? या अगर एक बंदे का 70 किलो वजन है तो अगले दिन 71 हो जाएगा। और बोलो तो सही। 70.5 वेट हो सकता है, 70.6 भी हो सकता है, 70.4 भी हो सकता है, 70.1 भी हो सकता है, 70.9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो समझ लगी है? दुनिया की कोई भी वैल्यू आप अज्यूम करो, उस वैल्यू के ऊपर वेट हो सकता है। तो बोलो तो सही। हाइट भी ऐसी ही हो सकती है। स्पीड, क्या अचानक 50 से 60 हो गई? समझ रही बात? वॉल्यूम, लेंथ, समझ रही कि नहीं? अच्छा, तो ये बच्चों किसकी एग्जांपल है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की। आगे चलते हैं बच्चों। डिस्क्रीट वेरिएबल, द वेरिएबल विच कैन एग्जिस्ट ऑन स्पेसिफिक वैल्यूज ओनली, जो खास वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा, हर वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए जी, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 10 होंगे या 11 होंगे, 10.3 स्टूडेंट हो सकते हैं। कोई लूला लंगड़ा भी होता है। तुम कैसे ना सर 10.3, यदि दो बावा कोई नहीं, दो लत्ता कोई नहीं। और बोलो तो सही। तो 10.3 हो सकते हैं। क्यों? या 10 होंगे या 11 होंगे। और बोलो सही। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10.4 नहीं हो सकते, 10.5 नहीं हो सकते, लेकिन वेट 10.4 किलो हो सकता है, 10.5 kg हो सकता है, 10.7 kg हो सकता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं हो सकता। नंबर ऑफ रूम्स 10.3 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो समझ आ गई बात है? अच्छा जी। अब सोच समझ के जवाब देना। शू साइज डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस? लड़ाई पे आ गई। हाँ जी, डिस्क्रीट के कॉन्टिन्यूस? अद्धे कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस, अद्धे कह रहे हैं डिस्क्रीट। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूस वाले बताए नहीं कॉन्टिन्यूस क्यों है? है? आवाज नहीं आई। अच्छा, तो डिस्क्रीट वाले बताएंगे डिस्क्रीट क्यों है? स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती। बोलो बोलो बोलो। शू साइज की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती कि होती है? और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि किसी भी वैल्यू पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। सोच लो सोच लो, शाबाश शाबाश। शू साइज डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है? दोनों है, दोनों है, एक वक्त में दोनों है। दोनों कैसे हो सकते हैं? एक वक्त में एक बंदा मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो यही कह रहा है, एक वक्त में एक बंदा सीए भी कर रहा है और एमबीबीएस भी कर रहा है। सुबह को सीए, शाम को एमबीबीएस, रात को पागल। दोनों कैसे? क्या एक वक्त में एक बंदे को एक जगह पे होना चाहिए या दो दो जगह पे? तुम इस वक्त यहाँ पे भी हो, घर में भी हो। पहुंचे हुए बुजुर्ग होते हैं ना, तो कुछ वो पहुंच जाते हैं। एक चीज दो जगह पे कैसे हो सकती है, समझाओ जरा मुझे।
बता, कोई मिसाल दे। एक चीज एक जगह भी हो सकती है, दो दो जगह पे कैसे हो सकती है? ये वखरा जवाब दिया तुमने। या तो डिस्क्रीट हो गई, या तुम कह रहे हो सर सुबह के वक्त डिस्क्रीट, शाम को कॉन्टिन्यूस, रात को फिर डिस्क्रीट, अगले दिन फजर फिर कॉन्टिन्यूस, ये कह रहे हो? पार्टी बदल रहे हैं हम बार बार। तो जो बार बार पार्टी बदल रहा है उसको क्या कहते हैं? वो तो लोटा होता है। तूने शू साइज को पकड़ के लोटा बना दी। हाँ, जवाब दे। दोनों कैसे कहा तुमने? हिम्मत चाहिए कहने के लिए वैसे। पूरी क्लास के सामने तुमने कह दिया दोनों। और बोलना नहीं। हाँ भाई, अब फाइनल फैसला करो। डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है? अभी भी कुछ कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस क्यों है जी, बताएं दोबारा। देखो मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे कोई बात की है कि पॉइंट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैंने तो उसे कोई बात नहीं की। किसी भी नंबर पे एग्जिस्ट कर सकता है। चलो जी, भाईजान ने कहा सर शू साइज किसी भी नंबर पे एग्जिस्ट कर सकता है। कल मैंने तो 8.7 नंबर जुती ले आगे देनी। पूरा लाहौर घूम ला, लाहौर सारा घूमना पैना तेनों अपनी बात साबित करना। समझ लगी? बाटा से शुरू हो जा, बोरजान तक जा, सर्विस से शुरू हो जा, ठीक है जी, हश पपीस तक जा, जिथे मर्जी जा। 8.7 साइज का मुझे जूता चाहिए, मिलेगा? आप ये तो कहना पे किसी भी नंबर पे हो सकता है। तो 8.7 का इसराइल का नंबर है, तो ये पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। तो जो अपनी बात की उस पर कायम रहो। चलो जी, कस्टमाइज बनवा के लाओ, चैलेंज है। कल मोची लबो, परसों तक लाओ, टाइम है थोड़े को। 8.7 का चाहिए। और समझ आई बात है? बात को समझने की कोशिश किया करें, अना का मसला ना बना लिया करें कि हूं मैं कह बैठा मैं वापस नहीं जा सकता। क्या किसी भी नंबर का जूता मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। आप दुकान पे जाओगे तो कौन सा शूज मिलेगा आपको? या 8 नंबर मिलेगा या 9 नंबर, 8.25 का भी नहीं मिलना आपको। और समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही मेरा। आज जाके ना चंगी जी दुकान जी ब्रांड चंगा ब्रांड हो ना, चक्कर लाओ। लंडे तो पूरी जिंदगी जुतियां पाना ले। तो चंगी दुकान पे जाओ तो उन्हें पता लगे कि वहां पे उन्होंने बकायदा तौर पे स्केल रखे होते हैं मैयर करने के लिए। कभी देखे? पता ही नहीं। तो समझते को फूटा नाल लेके जाइए। उनके पास बकायदा तौर पे, मतलब आपको नहीं ना पता आपके फुट साइज का कितना है, 8 नंबर है कि 9 नंबर है, वो कहते हैं भाईजान ये स्केल है, इससे मैयर कर लेते हैं, तो मसला ही कोई नहीं। और समझ लगी है? शू साइज क्या है? आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा जी, नेक साइज क्या है? नेक साइज, नेक साइज। और क्या है? कॉन्टिन्यूस है कि डिस्क्रीट है? कॉन्टिन्यूस है, कैसे पता लगा? तो डिफरेंस है तो बूटा ने भी होंगे ना। ये जी नेक्स्ट साइज क्या है? ऊंची बोलो। कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि नेक्स्ट साइज रात को सोए थे तो 13 नहीं था, और सुबह उठे थे 14 नहीं हो गया। नहीं समझ लगी? ये सुबह 14 था, अम्मी ने गला दबाया, अब 13 का रह गया। कैसे होता है? 13 से 14 अचानक एक रात में बढ़ गया। और बोलो तो सही।
तो नेक्स्ट साइज 13.3 हो सकता है कि नहीं हो सकता? 13.4, 13.5। ये कौन सा वेरिएबल है? कॉन्टिन्यूस। कॉलर साइज, बोलो 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 शाबाश। डिस्क्रीट के कॉन्टिन्यूस कैसे? कॉलर साइज, कॉलर साइज, कॉलर साइज, सब ने शर्टें पहनी हुई। तो आपने जब शर्टें बाई की होंगी तो अगले बंदे ने कुछ पूछा होगा कि पैसे है ना, क्योंकि शक्लों तो गरीब लग रहे हो। हाँ, क्या पूछा था उसने? कॉलर साइज पूछा था। कभी किसी ने आज तक बाजू का साइज पूछा हो? दर्जी नहीं पूछता, वो नाप लेंदा। हाँ भाई, पूछा आती है हमारा दूसरे ने क्लास। हाँ भाई, कॉलर साइज डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस है? कैसे पता लगा? ये स्पेसिफिक वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, कौन कौन सा कॉलर साइज आपने यूज किया आज तक? अच्छा, एक दूसरे में खाते पे कि पता मैं शर्ट मैं अपनी तो नहीं पाई, मैं नाल दे दी पाई है, ਇਹਦੇ को पूछता कॉलर साइज की। हाँ भाई, और बोलो तो सही। ਉਹ ਕਦੀ कॉलर साइज ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ नहीं? ਉਹ कदी इतने कपड़े सवाए हो, दर्जी ने क्या आएगा भाई थोड़ा कॉलर साइज है? कभी शर्ट परचेज की हो, या आज तक अम्मी ने जो शर्ट ला दी वो पहन ली है? किसी ने नहीं। और बोलो तो सही, किसी ने शर्ट नहीं बाई की आज तक? केड़ा केड़ा माल पाई फिर एस कौम ने जनाब इनकलाब लेना, जिन्हें नहीं पता शर्ट का कॉलर साइज की। ठीक है बच्चों, कॉलर साइज होगा या 14 का या 14.5 का। अन्य हो कौन सा? 14.5 का। कभी परचेज किया हो तो पता हो ना। लोग अंदर रुपया तो पलते पे हो, आप ही जाके मार्केट खजल हो, वो पता लगे तो। हाँ जी, कॉलर साइज क्या होता है? 14 या 14.5 या 15 या 15.5 या 16। अब बताओ, कॉन्टिन्यूस है कि डिस्क्रीट है? आवाज नहीं आई। डिस्क्रीट है। इसका मतलब ये हुआ डिस्क्रीट होने के लिए होल नंबर का होना जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। किसी चीज के डिस्क्रीट होने के लिए होल नंबर होना जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। 14.5 फ्रैक्शन है लेकिन फिर भी डिस्क्रीट है। तो समझ आ गई है? फुट साइज, फुट साइज कॉन्टिन्यूस है कि डिस्क्रीट? कॉन्टिन्यूस है। क्यों? जरूरी नहीं है कि आपका पाँव 8 का है, फिर बुए में आया तो 9 का हो गया। जरूरी नहीं है ना। मतलब आपका पाँव 8 साइज का था तो अगले दिन 8.1 का हो गया या 9 का हो रहेगा? 8.1, फिर 8, फिर 8, तो अभी तक आप जूता 8 का ही पहन रहे हैं। अब आपको चुभना शुरू हो गया, बात समझ लगी? नहीं समझ लगी? तो आप समझते पता नहीं वो पानी में जूता चला गया तो इसलिए वो श्रिंक हो गया, तो जूता श्रिंक नहीं हुआ। समझ लगी है? अच्छा, फिर आप 9 नंबर का जूता लेके आते तो खुला होता है। 8 नंबर का तंग है, 9 नंबर का खुला है। क्यों? क्योंकि आपके पाँव का साइज 9 नहीं है, ना ही 8 है। तो समझ आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन मसला ये है, 8 6 3 का जूता मिलना कोई नहीं, या तो 8 का या 9 का। 8 का तंग है, 9 का खुला है, आपको 9 का बाई करना पड़ेगा। समझ आ गई? तो फुट साइज कौन सा वेरिएबल है? कॉन्टिन्यूस। लेकिन शू साइज डिस्क्रीट। कॉलर साइज और नेक साइज, तो समझ आ गई है? अच्छा, ये आगे लिखे जी, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स।
हाँ जी, उन्होंने सोच मुझे बताया, आपको समझ आ गई सारी बात। मेरे नोट। हाँ जी, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। बच्चों इसमें और इसमें क्या फर्क है, या सेम ही है? ये फर्क याद रखना है। मैंने आपको क्या लिखवाया है और आप क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं ना, या इतिहास पालित है? उसने पालित होना यार, ऐस पहले तो मैंने आंदा ही नहीं। अच्छा जी, पैरामीटर क्या होता है जी? एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू describing the characteristic of population is called parameter। लिखा जी, आगे लिखे जी, its value is always constant for a given population। its value is always constant for a given population। ठीक है जी, तो बोलो तो सही। अच्छा जी, अब बच्चों समझना आपने इसको। ग्रीक लेटर होते हैं या लैटिन लेटर होते हैं, जैसे पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन, उसको म्यू से शो करते हैं। किसे शो करते हैं? म्यू से। और पॉपुलेशन वेरिएंस, उसको सिग्मा स्क्वायर से। और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको सिग्मा से शो करते हैं। तो लिख लिया सबने? अच्छा जी, अब वो कहता है इट इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसा है बच्चों? फर्ज करें पॉपुलेशन में चार वैल्यूज हैं, 0, 2, 4, 6। अब मैं आपसे कहूँ इसका मीन निकालें, तो मीन क्या निकलेगा? ठीक आएगा। थोड़ा सत्यानाश, दोबारा सोच लो। 3 आएगा, अकल आई? सोच के सोच के सोच के, शाबाश। मीन का फार्मूला क्या होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर। समझ आ गई ना? तो चारों को जमा करेंगे, आंसर क्या आएगा? 12। नंबर वैल्यूज कितनी है? डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा? अब बच्चों मैं इन वैल्यूज को ऐसे लिख लूं, तो क्या मेरा मीन चेंज हो जाएगा? मेरा मीन चेंज नहीं हो। क्या पॉपुलेशन में वैल्यूज चेंज हो सकती है? अब बोलो सही। क्या एक पॉपुलेशन के अंदर वैल्यूज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है? अब बोलो तो सही। अगर वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, तो इसका मतलब है पहले क्या थी? अब बोलो तो सही। कम थी।
हमने पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? हाँ जी, ऑल। अगर पहले ऑल थी तो बाद में कैसे ऐड हुई? बात लगी। और अगर पहले ऑल थी, उसमें से 2-3 निकालनी है, तो अब वो पॉपुलेशन कैसे? नहीं समझ रहे? तो पॉपुलेशन में वैल्यूज में इजाफा हो सकता है? बोलो बोलो बोलो। नहीं हो सकता। कमी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? अगर कमी कर दी तो पॉपुलेशन ही नहीं रहेगी, पॉपुलेशन की स्टोरी खत्म होगी। तो पॉपुलेशन होने के लिए क्या चीज चाहिए? सारी वैल्यूज चाहिए। तो ना तो पॉपुलेशन में वैल्यूज में इजाफा हो सकता है और ना ही कमी हो सकती। तो क्या मीन चेंज होगा? इसका मीन निकालो क्या आएगा? इसका मीन निकालो क्या आएगा? तो क्या वैल्यूज में इजाफा हुआ? कमी हुई? पहले भी पॉपुलेशन थी, अभी भी पॉपुलेशन ही है। तो ठीक है, हमने किया क्या? वैल्यू की अरेंजमेंट आगे पीछे की है बस। तो बात लगी है। तो क्या इससे मीन चेंज हो जाएगा? मीन चेंज, इसका मतलब है पॉपुलेशन का मीन हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा? क्यों? क्यों कांस्टेंट होगा? क्यों? पॉपुलेशन में चेंज हो ही नहीं सकता। ना पॉपुलेशन में इजाफा हो सकता है, ना कमी हो सकती। तो मीन निकालें, वो हमेशा वही मीन रहेगा। अब 100 साल बाद भी इस पॉपुलेशन का मीन निकालेंगे तो 3.25 हो जाएगा, क्योंकि 100 साल गुजर गए। 2.25। क्यों? क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और समझ आ गई बात है? अच्छा जी, अब बात करते हैं सैंपल की। स्टैटिस्टिक। मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये क्या है? स्टैटिस्टिक है। तो इन दोनों में फर्क है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें 4 चीजें होती हैं। और ये क्या लिखा हुआ? ये तो स्टैटिस्टिक लिखा हुआ, तो ये वो चीज नहीं है। अब पढ़ो ये क्या लिखा हुआ। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। किसकी कैरेक्टरिस्टिक बयान करता है? सैंपल की। लिखो शाबाश। हाँ भाई। हाँ भाई, हो गया जी, देख लिया। अब देखो बच्चों, अगर पॉपुलेशन ये थी, तो बच्चों सैंपल 4 और 6 का हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बोलो तो सही।
तो इसका मीन क्या आएगा? 5। लेकिन मेरा सैंपल 2 और 4 भी तो हो सकता है, तो इसका मीन क्या आएगा? तो इसका मतलब है सेम पॉपुलेशन के अंदर सैंपल मीन चेंज हो सकता है। बोलो 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 बोलो। लेकिन पॉपुलेशन मीन चेंज हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये जो बात लिखी है, इट्स वैल्यू चेंजेस विद द चेंज इन सैंपल विद इन सेम पॉपुलेशन, ये बात समझ आई? कितने समझ आई? इट इज डिनोटेड बाय इंग्लिश कैपिटल लेटर्स। इसको किससे शो करते हैं बच्चों? इंग्लिश कैपिटल लेटर से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंपल मीन को शो करेंगे एक्स बार से, सैंपल वेरियंस को शो करेंगे एस स्क्वायर से, और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करेंगे एस से। अच्छा, हाँ भाई लिख लिया। और समझ आ गया सर इससे क्या होता है? अच्छा जी बच्चों, ये मैंने आपको पेज नंबर 166 पढ़ा दिया है, देख ले जरा। न्यूमेरिकल कैटेगोरिकल समझ आ गया? डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस समझ आ गया? नॉमिनल ऑर्डिनल समझ आ गया? क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज ये रहता है। बच्चों टाइम सीरीज डाटा वो होता है जो टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाए। मतलब जनवरी में कितनी सेल थी, फरवरी में कितनी सेल थी, मार्च में कितनी थी, अप्रैल में कितनी थी, इस डाटा को क्या कहेंगे? टाइम सीरीज। और एक ही टाइम के अंदर डिफरेंट डाटा हो तो उसको क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शन। समझ आई बात? बोलो तो सही। एक ही साल के अंदर प्रोडक्शन, सेल्स, ठीक हो गया जी, प्रोडक्शन और सेल्स का डाटा टाइम सेम है, अब टाइम चेंज नहीं करना। एक ही टाइम के अंदर डिफरेंट डाटा को क्या हम क्या कहेंगे? क्रॉस सेक्शनल डाटा। और एक ही डाटा डिफरेंट टाइम का हो तो उसको क्या कहेंगे? टाइम सीरीज। ठीक है जी। अगर सिर्फ सेल्स की बात करनी है लेकिन साल 4 है तो फिर ये कौन सा डाटा होगा? टाइम सीरीज। लेकिन साल 1 है, डाटा 4 तरह के हैं, तो फिर ये क्या है? क्रॉस सेक्शन। लॉजिक समझ रही? फॉर एग्जाम्पल हम कहिए 2024 में पाकिस्तान में कितने बच्चे अंडर स्टडी थे, तो उसमें कोई बहुत सारे बच्चे मैट्रिक भी कर रहे होंगे, कोई एफएससी भी कर रहे होंगे, कोई सीए भी कर रहे होंगे, कोई एमबीबीएस भी कर रहा होगा, कोई इंजीनियरिंग भी कर रहा होगा, एक ही साल के अंदर। तो ये कौन सा डाटा है? क्रॉस सेक्शन। और अगर हम कहें कि 2021, 22, 23, 24 में कितने बच्चों ने मैट्रिक किया, तो अब हमारा फोकस सिर्फ किन बच्चों पे है? मैट्रिक वाले बच्चों पे। और हम साल चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या है? टाइम सीरीज। लॉजिक समझ आइए आपको? प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको पढ़ा चुका हूं, पॉपुलेशन और सैंपल भी पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का मतलब भी बच्चों वही है, डाटा इन्फॉर्मेशन वाला। ठीक है जी। जैसे कि वेदर स्टेटिस्टिक्स है, सर्वेलेंस वीडियोस है, ईमेल मैसेजेस हैं, ये कौन सा डाटा है? अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती। तो पॉइंट समझ आया? सुबह दोपहर शाम में वेदर का डाटा क्या है? इसकी कोई शक्ल सूरत है? वो हर आधे पौने घंटे बाद आपको बता रहा है कि आप अब इतना टेम्परेचर है, फिर इतना है, फिर इतना है, फिर इतना। डाटा इकट्ठा होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा, होता जा रहा। ये कौन सा डाटा है? जो ईमेल आ रही होती है, वो टाइम वाइज ईमेल आ रही होती है, आ रही होती है। 8:30 पे पहली ईमेल आई, 8:32 पे दूसरी ईमेल आ गई, 8:34 पे तीसरी आ गई, 8:35 पे चौथी आ गई, एंड सो ऑन। तो जो ईमेल्स आ रही हैं
ये कौन सा डाटा है, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, क्लासिफिकेशन नहीं है। और अगर बच्चों उसी वेदर स्टैटिस्टिक को आप ऑर्गेनाइज कर लें तो क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर डाटा। कस्टमर एड्रेस को आप ऑर्गेनाइज कर लें, या प्रोडक्ट साइज और प्रोडक्ट वैल्यू को आप क्या कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें। जैसे 1.5 लीटर की बोतल अलहदा, 1 लीटर की बोतल अलहदा, हाफ लीटर की बोतल अलहदा। ये क्या किया आपने, डाटा को ऑर्गेनाइज कर लिया। तो ये कौन सा डाटा बन जाएगा, स्ट्रक्चर डाटा बन। ये आपने सारी बोतल उठाई, बोरी में डाली और जाके गोदाम में रख दी, कोई पता नहीं कितनी बोतलें 1.5 लीटर की थी, कितनी 1 लीटर की थी। तो ये क्या है, अनस्ट्रक्चर। लॉजिक समझ आ गई सबको। अच्छा जी, अगला पॉइंट ये है बच्चों कि अगर एक डाटा अच्छा है तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। पेपर में सवाल आ सकता है बच्चों की, ये बात याद रखना। सवाल आ सकता है, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड क्वालिटी ऑफ डाटा। सबसे पहली क्वालिटी क्या है बच्चों, कंप्लीट होना चाहिए। जब तक आपके पास डाटा कंप्लीट नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, नहीं समझ आई। अब बोलो तो सही। मतलब फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन की बात कर लेते हैं जी। इलेक्शन में जी हल्का NA1, ये किस इलाके का हल्का है, NA1, तो पता ही नहीं। सिंध का, KP का सिंध, KP क्या, किस इलाके का, पता ही नहीं, बड़ा सत्यानाश। NA1 तो पता ही नहीं। ते हकीकी आजादी चक्रा चुके हैं सारे। हाँ, अब बोलो तो सही। जवाना दे हालात चेक, इलेक्शन को 15 16 100 साल पहले हुए, सानू की पता, साड़ी जिंदगी इलेक्शन हो ही नहीं। ठीक है जी। ये NA1 KPK में है, पिशावर का हल्का ये, किसका हल्का है। फर्ज करें जी इस हल्के में 300 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पे वोटिंग हो रही। कितने पोलिंग स्टेशन थे, 300। उसमें से 250 का रिजल्ट आ गया, अभी 50 का रहता है। तो जो इसका रिजल्ट आ गया, यहां पे हम फाइनल कर देंगे कौन जीतेगा, क्या मसला है। तो गुड डाटा की निशानी क्या है, ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है तो बात आप क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कर ही नहीं सकते। क्वालिटी समझ आ गई कि नहीं आ गई, डाटा शुड बी कंप्लीट। 300 हल्के या 250 हल्कों का रिजल्ट है, अभी 50 का रहता है, तो हम विनर अनाउंस नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट। डाटा क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। मतलब कंप्लीट तो है लेकिन इंडिया का इलेक्शन का डाटा है तो रेलिवेंट है, वो रेलिवेंट ही नहीं है। इंडिया में जो मर्जी पार्टी जीत जाए, हमें कोई फर्क पड़ता है, असि पहले भी गरीब बाद भी गरीब, नहीं समझ आई। और बोलो तो सही, हमने पहले भी IMF से पैसे मांगने थे, अब भी IMF से पैसे मांग रहे हैं। इंडिया से कोई पैसे मिलने नहीं मिलने, तो वहां पे जो मर्जी जीते, हमें कोई फर्क पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डाटा क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और सिग्निफिकेंट होना चाहिए। नहीं समझ रहे, मतलब एक MNA के पास आप जाते हैं कि सर जी थोड़ी गली दी ना जरिए ने ना सड़क पक्कियां करा दे। अच्छा जी, किन्ने वोट ने थोड़ी गली, सर एक वोट है, आएगा पक्की कराने सड़क, उनका एक वोट है, ਇਹਦਾ मैं 4 पावा, 400 500 वोट होते फिर तो समझ आती है। अब एक वोट के लिए मैं पूरी सड़क पक्की करा दें, लाख रुपया ला दें, नहीं समझ रही।
ठीक है। वो केपीके में एक वो था ना, काउंसलर की सीट थी, पीपल पार्टी का बंदा खड़ा था काउंसलर की सीट पे केपीके में। उसने देखा कि फलां गांव में ना नलका कोई नहीं लगा हुआ, तो उसे जहाँ पे रातों रात जरा नलका शलका लगवाया, सीमेंट से सब कुछ बनवा बनवा के सेट करके नलका लगा के आ गया। अगले दिन इलेक्शन हुआ, हार गया। तीसरे दिन जाके तो नलका पट लिया उन्होंने कि वोट तुम मैंने पाए कोई नहीं, पानी तुम मेरे नलके तो पीना है। समझ आई कि नहीं आई? मैंने क्या तो फिर ऐसी सी सर तुम मेरा नफरत कर दे तो मैं तो क्यों फैसिलिटेट करा, जाओ जिन्होंने जिताया उनको जाके लो। ठीक है जी। तो आजकल कोई बंदा जो फैसला है वो डिले नहीं करता, वो कहता ऑन स्पॉट फैसला होना चाहिए। इन्होंने मैंने वोट नहीं पाया, मैं इन्होंने कोई सहूलत नहीं देनी, गल खत्म। कौन 5 साल का इंतजार करे कि यार इनका जमीर अभी नहीं जागा, 5 साल बाद जाग जाएगा? कोई नहीं जागना, चुको नलका अपना। तो बात समझ आइए। तो डाटा क्या होना चाहिए बच्चों? रेलेवेंट और सिग्निफिकेंट। एक बंदे के वोट पे कोई बंदा फैसले नहीं करता। हाँ, अगर आपके पास 400-500 वोट है, अब जाके आप मैंने से जाके बात करें कि सर ये हमारे इलाके के ये मसाइल है, वो आएगा हल करेगा, क्योंकि उसको पता है अब सवाल एक वोट का नहीं, 400-500 वोट का सवाल है। तो आपकी बात में वजन होगा। तो बोलो तो सही। आज आप अपने हॉस्टल में बैठते हो या किसी यार बेली बेली के साथ बहस करते हो, तो आपका यार बेली आपकी बात मान लेता है? नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आपकी बात में क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। आप दुनिया की जितनी मर्जी बेहतरीन बात कर दें, वो एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा। लेकिन वही बात अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा हो तो लोग ध्यान से सुनेंगे, कह रहा है जो कह रहे हैं ना कोई वजह तो कह रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप जितनी मर्जी पैसे करें, दुनिया के जितने मर्जी एक्यूरेट डाटा इस्तेमाल करें, किसी ने आपकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी। बात लगी? और चार्टर्ड अकाउंटेंट फजूल बात भी कर रहा हो ना, लोग बड़े हाथ बांध के बड़े तमीज से बैठ के सुनेंगे। और दोनों की बातों में जमीन आसमान का फर्क। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तो बात से लगी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी वही बात की है जो आपके दोस्त ने की थी, लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात सुनी। क्यों? उसकी बात में वजन है। चाहे आपका दोस्त सच बोल रहा था, उसकी बात में वजन कोई नहीं। समझ आइए? तो इसलिए आपकी इस वक्त इतनी उम्र नहीं है कि आप किसी और बंदे को कोई बात समझा सके, क्योंकि किसी ने समझनी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी बात सुने, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? और बोलो तो सही। किसी मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा, फिर कोई बंदा आपकी बात सुनेगा। वरना इस वक्त तो आपके घर वाले नहीं आपकी बात सुनते। जब उन्होंने भी कोई इंपॉर्टेंट बात करनी होती है, आपको कमरे से बाहर निकाल देते। और हॉस्टल में आके आप लोगों के ऊपर अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं। समझ लगी है? तो अपनी एनर्जी इन फजूल किस्म की बातों पे जाया नहीं करनी। किसी ने आपकी बात नहीं सुनी है, क्लियर कर लो। जितना मर्जी बहस कर लो, जितना मर्जी अपना गुलू को साड़ दो, कोई आपकी बात सुनने को राजी नहीं होगा। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपके अल्फाज पे गौर करे, तो सबसे पहले क्या करना होगा? अपनी वैल्यू बढ़ाओ। क्या करो? वैल्यू बढ़ाओ। जब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी, कोई आपकी बात पे कान नहीं धरेगा। समझ लगी है? फिर आपको अपनी बात में वैल्यू बढ़ाने के लिए कस्में उठानी पड़ती हैं, क्योंकि उम्मीद है मेरे तो यकीन नहीं आ रहा है, कसम ही रहेगी पिछो चुक लेना। और वो फिर भी आपकी बात में यकीन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने भी कस्में बड़ी उठाई होंगी। वो कहेगा तू केड़ा नवा काम किया है, कसम तो मैं भी चुक लेना। एक कड़ा इटा चुकनिया ने, कसम ही चुकनी। इट चुकी हो तो पता लग जाता है, कसम चुका तो पता नहीं लगता।
नहीं समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये आपकी उम्र नहीं है किसी के साथ बहसों में उलझने की, अपना टाइम जाया करने। क्यों? क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक तकरीरें करते रहे, उसकी कोई औकात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात की वैल्यू हो तो क्या करें, किसी जगह पे पहुंच जाओ, किसी मुकाम पे पहुंच जाओ, फिर लोग आपकी बात सुने। तो समझ आ रही है? अच्छा जी, डाटा की तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? टाइमली होना चाहिए। अगर 2021 में मैट्रिक के बच्चे फेल हुए थे, क्या हुए थे? 2021 में मैट्रिक के बच्चे फेल हुए थे, उसकी इंक्वायरी की गई, इंक्वायरी का नतीजा आते आते 5 साल लग गए कि अरे बच्चे फेल क्यों हुए थे। और 5 साल बाद जाके पता लगा ये वजूहाती फेल हुए थे, अब हम वजह को ठीक कर लेंगे। तो वजह को आप ठीक भी कर लें, वो हजारों बच्चे जो फेल हो गए, अब तो उनकी जिंदगी तबाह हो गई। कोई पंचर वाली दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई नान छोले को बेच रहा है, ठीक हो गया, कोई खोखा खोल के बैठा हुआ है। तो जिसने जो जो जिसका तबाह होना था हो गया। अब 5 साल बाद अब क्या रो रहे हैं बैठ के? तो डाटा एक्यूरेट है, कंप्लीट है, रेलिवेंट है, सिग्निफिकेंट है, सारा कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? टाइम पे नहीं मिला आपको। मतलब आज अगर आपको पता चल जाए कि लियाकत अली खान को किसने मारा था, तो उस डाटा की आपके लिए क्या वुकत है? तो बोलो तो सही। कोई वुकत नहीं, क्योंकि जिसने मारा था वो भी तो मर गया, कि वो जिंदा ही है? मर गया वो। और बोलो तो सही, कुछ कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान 1971 में 2 टुकड़े क्यों हुआ, आज पता चल ले, कुछ कर सकते हैं? वो जर्नैल भी गए, वो सियासतदान भी गए, आज किसी का कुछ उखाड़ सकते हैं? सारे कब्रों में, कब्रों में जाके कोड़े मारोगे? उन्होंने कहा लो तुम मार लो जेने मारने, सानू कोई फर्क पैंदा? तो समझ लगी बात है? और बोलो तो सही। तो बच्चों, अगर 50 साल पुराना किसी वाक्य की आज आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए तो उसका कोई फायदा? मसला तो यह है कि ये आज जो हो रहा है उसका पता हो ना आज क्या हो रहा है। तो क्लियर है? तो डाटा की तीसरी क्वालिटी क्या है बच्चों? टाइमली होना चाहिए। चौथी क्वालिटी, एज डिटेल्ड एज, जितनी डिटेल में मांगे गए उतनी डिटेल में होना चाहिए। समटाइम आप किसी बंदे से सवाल पूछते हैं कि यार तेरे को शर्ट पई है, वो सारे कमरे की सारी बातें आपको वन बाय वन बताना शुरू करता है। यार टाई भी पई है, तस्मे भी है ने, शू पॉलिश भी है, जुत्ती भी है, ठीक हो गया जी, साबुन भी है, नहाना है तो नहा ला तेरी मेहरबानी, शैम्पू भी है, पानी भी आ रहा है, गीजर भी लगा हुआ है, ठीक हो गया जी, ठंडा पानी भी आ रहा है, गर्म पानी भी आ रहा है, एसी भी लगा हुआ है, इस्त्री भी पई है। तो आप कहेंगे यार मैं तेरे को की पूछा था, शर्ट है? नहीं यार शर्ट नहीं है। तो सीधी बकवास कर, शर्ट नहीं है, ए तू की स्टोरी सुना हमने। और समझ आ गई बात? क्या मतलब है कि भाई जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी प्रोवाइड की जाए, उससे ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा? इररेलेवेंट, अगले बंदे को इंटरेस्ट नहीं देगा आपकी बात में। क्या यार उस बंदे से बात ना किया, अगर वो शुरू होता है तो चुप ही नहीं होता, तो बंदा उससे क्या करता है? अवॉइड ही करता है, यार इस बंदे से बात करने का फायदा क्या? समझ लगी है? तो बंदा बात उससे करे, वो जो क्या करे, कि जितना सवाल पूछा गया उसका उतना ही जवाब दे बस। कि भाईजान क्लास कितने बजे खत्म होनी है? 2 महीने पहले इतने बजे खत्म हुई थी, 1.5 महीने पहले इतने बजे खत्म हुई थी, कल इतने बजे खत्म हुई थी, आज का पता नहीं। तो सीधी बकवास का रायदा नहीं पता। समझ नहीं बात? तो गुड इंफॉर्मेशन, गुड डाटा की क्या क्वालिटी है जी? एज डिटेल एज रिक्वायर्ड। और अगला क्या है जी? क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। मतलब आप किसी को फोन करते हैं और आगे से सिग्नल प्रॉब्लम है, सही आवाज नहीं आ रही, तो बात समझ आएगी वो क्या कह रहा है? अच्छा, आप किसी को फोन करते हैं, सिग्नल बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो समझ आएगी?
तो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और अंडरस्टैंडेबल। मतलब डाटा कंप्लीट भी है, रेलिवेंट भी है, सिग्निफिकेंट भी है, टाइमली भी है, एज डिटेल एज रिक्वायर्ड भी है, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में है, तो कोई फायदा होगा? ठीक है जी। अगली प्रॉपर्टी, कम्युनिकेटेड वाया एन अप्रोप्रिएट चैनल टू द राइट पर्सन। मतलब आप घर में बैठे हैं, आपने पेपर दिया, रिजल्ट का नहीं पता चल रहा, नेट कोई नहीं है, आपने अपने दोस्त को कहा कि यार जो मेरा रिजल्ट आया ना, तो मैंने तेरी मेहरबानी पता करके तो मैंने दस दी। दोस्त ने पता किया, फोन कर दिया पापा को कि सर मुबारक हो, तेरा मुंडा 2 पेपर से फेल है। तो क्या हुआ, मसला क्या है? कंप्लीट, रेलेवेंट, टाइमली, एज डिटेल एज रिक्वायर्ड, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। समझ आ रही क्या मसला हुआ? अब बोलो तो सही। कम्युनिकेटेड वाया एन अप्रोप्रिएट चैनल टू द राइट पर्सन। ठीक है जी। अगला पॉइंट, रिलायबल एंड कंसिस्टेंट। मतलब एक बंदा सुबह कोई और बात करता है, दोपहर को कोई और बात करता है, रात को कोई और बात करता है, तो उसकी बात में भरोसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो रिलायबल बंदा ही नहीं है, वो रिलायबल बंदा नहीं है। और अगली चीज क्या है जी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि माजी के एक्सपीरियंस तजर्बों के साथ ये बात मैच होनी चाहिए। तो समझ लगी? मतलब कोई बंदा कहे जी यार इस दफा ना लाहौर में मई में बर्फबारी होनी है, तो बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कभी मई में ऐसा नहीं हुआ। वो कंसिस्टेंट नहीं है उसकी बात, उसकी बात कंसिस्टेंट नहीं है। समझ आइए जी। तो बच्चों, क्वालिटी ऑफ डाटा कितनी है, कौन कौन सी है? कंप्लीट, रेलेवेंट, सिग्निफिकेंट, टाइमली। ठीक है बच्चों, ये बातें आपने याद रखनी, याद रखोगे? चलो जी, आज के लिए इतनी काफी है, कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, स्टैटिस्टिक और पैरामीटर दोनों के लिए होते हैं, रियल के लिए भी होते हैं और हाइपोथेटिकल के लिए भी होते हैं। जैनब इलियास।